चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आए रोज़ हम किसी न किसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं और किसी न किसी ऐसे खास शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं। आज का जो प्रोग्राम है खास प्रोग्राम है, क्योंकि आपको बताते कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वाहिद ज़रिया है कश्मीर में जिसके ज़रिए से लोग अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो अपना जो है जो अनाज उनके लिए होता है, जो ज़रूरी चीज़ होते हैं वो हासिल करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है महकमा ज़राअत के AEO यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताने चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जावेद तबस्सुम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपको बताते कि जावेद अहमद शाह, और अगरचे जावेद तबस्सुम की बात करें, जावेद तबस्सुम न ही बल्कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बल्कि जावेद साहब एक खास यानी कि एक मकबूल शख्सियत है, एक मशहूर शख्सियत है जिसने अपने कलम के जरिए से पूरे कश्मीर में अपना नाम कमाया है। जावेद साहब की बात अगर करें तो जावेद साहब किसी न किसी मौजू को लेकर अपने इस शायराना अंदाज में किसी न किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जावेद साहब मौजूद है जो कि महकमा ज़राअत में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है। तो जावेद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इसको बैकबोन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए से लोग अपना घर भी चलाते हैं और साथ ही साथ अपने जो है ज़रूरियात चीज़ें जो है वो भी इसे हासिल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि सुनने में यानी कहा भी जाता है कि अगर जो हमारा मुल्क है उसमें बाकी रियासतों में लोग अपने ज़मीन से 2 या 3 फसल जो है हासिल करते हैं। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में लोग सिर्फ एक ही फसल इस ज़मीन से हासिल करते हैं। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि क्यों लोग इस ज़मीन को यहाँ पर बेकार छोड़ते हैं? तारिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज तक जब भी देखा मैंने कि आपने सोशल जो भी समाज के जो भी ज़रूरी मसाइल होते हैं उनको उजागर करने के लिए आपने हर वक्त जो है अपने आप को आगे रखा है। आपके कैमरामैन जो आपके साथ होते हैं, आपके बाकी साथी जो होते हैं, आज जिस मौजू पर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और जिस मौजू पर आप मुझसे बात करवाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। तारिक साहब, जिस खेत में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जिस खेत में इस वक्त मौजूद है, हम अपने कैमरामैन से थोड़ा गुजारिश करेंगे ये थोड़ा सा दाएं बाएं इसको दिखाए भी। जिस खेत में इस वक्त हम मौजूद है, ये खेत वो ज़रूरी खेत है, ये खेत वो एग्रीकल्चर लैंड है जिस एग्रीकल्चर लैंड में 1 नहीं 3 फसल भी उगाए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो हमारे किसान भाई है वो इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये नियामत अता की है, अल्लाह ताला ने जो हमें ये इनाम अता किया है, एक अल्लाह ताला ने जो हमें ये इस नियामत से नवाजा है, हम इसको थोड़ा सा इस अमानत की खयानत ना करें। इसमें जो हम खरीफ के सीज़न में धान उगाते हैं, धान काटने के बाद हार्वेस्टिंग, उसकी पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद हमारी काफ़ी अराजी कुपवारा में लाखों की तादाद में हमारी ज़मीन जो है बेकार देखने को मिलती है, बेकार रहती है, जिसको देखकर हमारा महकमा, हमारी नाज़िम ज़राअत जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, या हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवारा, या हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन तारिक साहब हैं, हमारे मुश्ताक साहब हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। आपको मैं वसूख के साथ बताना चाहूँगा कि इस रबी सीज़न के लिए हमारे महकमा, हमारे नाज़िम ज़राअत जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने हर एक स्टोर पर वो सीड्स अवेलेबल रखे हुए हैं जो सीड्स आज हम रबी के सीज़न में बो सकते हैं, अपनी ज़मीन को ज़ेर काश्त लाकर हासिल कर सकते हैं। तारिक साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है महंगाई आसमान को छू रही है। प्याज की कीमत आपको मालूम है, लहसुन की कीमत आपको मालूम है, दालों की कीमत आपको मालूम है, सब्जियां आज लोग कम खाते हैं क्योंकि सब्जियों की भाव गोश्त से भी तजावुज़ कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर इस वक्त हमारे किसान भाई अगर इस वक्त भी वो अपनी ज़मीन से वो फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे जो फ़ायदा उनको करना चाहिए, फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। इस वक्त हमारे स्टोर्स पे ऑयल सीड अवेलेबल है, मटर अवेलेबल है, और हमारे जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाईटेक ग्रीन हाउसेज है, चाहे हमारे अपने डिपार्टमेंट के पास है, चाहे हमने प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इशू किया है, उन हाईटेक्स में इस वक्त प्याज की पनीरी अवेलेबल है फार्मर्स के लिए। इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर हम अपनी ज़मीन बेकार रखते हैं तो अफसोस की बात है। तारिक साहब, आपको ये बात यहाँ पे गोश गुजार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और आपके ज़रिए से ये बात सामीन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि आज पूरा देश
दिवाली की छुट्टी मना रहा है, दिवाली की खुशी मना रहा है, मगर हमारा महकमा ज़राअत आज दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं मना रहा है, बल्कि किसानों तक पहुँच रहा है। मैं अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब की बात करूँ, उनके लिए संडे या हॉलीडे कोई दिन नहीं होता है। उनके लिए हर एक दिन जो 24/7 मैं कहता हूँ कि हफ्ते के सारे दिन उनके लिए वर्किंग डे होते हैं, और वही रुझान उसने अपने तमाम एक्सटेंशन वर्कर्स में पैदा करने की कोशिश की। और यही वजह है कि मैं भी इस वक्त अपने घर से निकला और आपकी खिदमत हासिल की, और आपके ज़रिए से आज वो बात मैं उन लोगों तक, उन किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं जो अभी भी गफलत की नींद सोए हुए हैं। हम अपनी इनकम डबल कैसे कर पाएंगे अगर हम सिर्फ एक ही क्रॉप की तरफ तवज्जो देंगे और दूसरी क्रॉप की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे। इस वक्त जितनी भी ज़मीन हमारे पास खाली पड़ी हुई है, अगर इस ज़मीन के अंदर हम फॉडर क्रॉप यानी हमारा ओट्स जो होता है, हमारे चौ चारों के लिए जो खाना तैयार होता है, उसको हम अपनी ज़मीन में बोएं, बरसीम का सीड बोएं और इस तरह से ऑयल सीड बोएं, हमारी ये सारी ज़मीन दूसरे क्रॉप के नीचे एंगेज रहेगी, हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे चौ चारवाई जो है, हमारे जो मवेशी है, उनको भी खाना मिल जाएगा। हमें अपने चारवाइयों के लिए, हमें अपने जानवरों के लिए मार्च के सीज़न में, अप्रैल के सीज़न में घास के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कब तक हम उनको सूखा घास खिला कर उनके पेट को ख़राब करेंगे? एक तरफ से हम चाहते हैं कि हमारी गाय 10 से 20 किलो दूध दे दे, दूसरी तरफ से हम अपनी गाय को वो घास खिलाते हैं जिससे उसका अपना दूध सूख जाता है, तो दूध की बढ़ाने की बात कहाँ से होगी, दूध कहाँ से बढ़ जाएगा? यही हाल है। अगर हम अपनी ज़मीन को दूसरी क्रॉप के नीचे एंगेज रखेंगे, दो फ़ायदे होंगे तारिक साहब। एक ये फ़ायदा होगा, हमें डबल क्रॉप होगा, हमें अपना सरसों का तेल मिलेगा, जो तेल इस वक्त बाज़ार में आसमान की कीमत को छू रहा है, जिसकी कीमत आसमान को छू रहा है, हमें अपना तेल मिलेगा और उससे घास मिलेगा। उस घास को काट कर हम मशरूम के लिए पायल तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें ऑयल केक्स मिलेंगे, जिसको हम कश्मीर में खज कहते हैं। उस ऑयल केक्स को हम अपने मवेशियों को भी खिला सकते हैं या हम फिशरीज डिपार्टमेंट को भी बेच सकते हैं, क्योंकि उनको एक किस्म की मछली पालने के लिए उस ऑयल केक को अपनी मछलियों को खिलाना पड़ता है। यानी मार्केट हर एक चीज़ के लिए बाज़ार में हमें अवेलेबल है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस ज़मीन को ज़ेर काश्त लाएँ। आप देख सकते हो तारिक साहब, मैं आपको ये वसूख के साथ बताना चाहूँगा कि आप ही जैसा आपका नाम है, ऐसे मेरे एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का नाम है तारिक अहमद मीर साहब। आज छुट्टी के दिन भी वो हर एक स्टोर पे गया है और हर एक स्टोर पर उसने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हर एक स्टोर आज छुट्टी के दिन भी और संडे के दिन भी खुला रहे, ताकि हमारे जो ज़मींदार भाई कल ये गिला ना करें कि हम ऑयल सीड के लिए गए थे स्टोर पे, हम मटर के लिए गए थे स्टोर पे, हम ओट्स के लिए गए थे स्टोर पे, मगर स्टोर वहाँ पे बंद था। ऐसा कुछ नहीं है। आज छुट्टी का दिन हो या और कोई दिन हो, चाहे संडे हो चाहे गेस्ट हॉलीडे हो, हमारे स्टोर जो है 24/7 मैं नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता 7 दिन हमें बराबर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुले रहते हैं। सिर्फ ज़मींदार भाइयों को जागने की ज़रूरत है और वहाँ जाने की ज़रूरत है। जब वो वहाँ जाएंगे और हमने फार्मर्स की इंटरेस्ट को देखने के बाद फार्मर्स को अपनी इस रबी सीज़न की तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल सीड हमने फ्री ऑफ कास्ट भी अवेलेबल रखा है स्टोर्स पे। सिर्फ हमारे एक कनाल के लिए 500 ग्राम का सीड काफ़ी होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई फार्मर 1 किलो या 2 किलो सीड वहाँ से लेता है, वो अपने 4 कनाल या 2 कनाल ज़मीन के अंदर आराम से सरसों का बीज बोकर एक अच्छी खास एक शुद्ध तेल अपने लिए हासिल कर सकता है। जय साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज के डेट में अगर देखा जाए कि अगर हम कश्मीर की ज़राअत, जो कश्मीर की ज़मीन है उसकी बात करें तो काफ़ी ज़रखेज़ होती है, और लोगों ने आज के डेट में क्या शुरू किया, जहाँ पर भी रोड के इर्द गिर्द ज़मीन है जिसको हम ज़ेर काश्त लाते हैं, जिसमें हम फसल उगाते हैं, उन जगहों पे लोगों ने मकान बनाना शुरू किए, कंस्ट्रक्शन शुरू किए, उस ज़मीन को वो जो है एंगेज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए तारिक साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमारे पूरे देश में एक कानून बना हुआ है कि जो भी ज़री ज़मीन है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, इसको हम किसी भी हालत में तामीरात के दायरे में नहीं ला सकते हैं। और चूँकि हालात ऐसे हैं कि अब चूँकि आज न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट नहीं रहा है और आज घरों में एक घर के 4-10 घर हो चुके हैं, उस वजह से हर एक चाहता है कि मैं अपना मकान अलग बनाऊँ। हम चाहते हैं कि वो लोग जिनको जो ऐसा करते हैं, उनको चाहिए कि वो उस ज़मीन
के अंदर उस ज़मीन पर अपने घर बनाएं। और मैं चाहता हूं कि जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारे जो देश में है, जैसे वहाँ पर फ्लैट सिस्टम का एक रुझान है, अगर वो वैसा सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ भी होता है तो हम काफ़ी हद तक अपनी ज़रूरी ज़मीन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोर्टल रखा हुआ है फार्मर्स के सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए, इसको हम चेंज ऑफ लैंड यूज़ बोलते हैं। तो चेंज ऑफ लैंड यूज़ के लिए जब कोई भी बंदा अप्लाई करता है तो उस वक्त उसका वो फॉर्म जो है डिफरेंट ऑफिस में जाकर वो NOC के लिए NOC के लिए जाता है। और वहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जब भी उनके पास चेंज ऑफ लैंड यूज़ के मामले में ऐसा कोई केस आए, अगर उनको लगता है कि ये जो ज़मीन को बदल देने की बात हो रही है, अगर ये इसके बदल देने से बाकी ज़रूरी ज़मीन को नुकसान होता है या दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है, तो मेहरबानी करके वो उस वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखें, वो NOC इशू ना करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ताकि साहब वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी आने वाली पौध के लिए ये सारा सरमाया खो चुके हुए होते हैं, हमने उनके लिए कुछ नहीं रखा हुआ होगा। तो उस वक्त इसलिए इस सरमाए को, इस अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत को बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे एक सवाल। आप अपने अशारों के ज़रिए से महकमा ज़राअत या ज़राअत के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, क्योंकि आप कलमकार भी है, अदीब भी है। तो आपसे जानना चाहूँगा, आज इस वक्त आप एक एग्रीकल्चर लैंड में मौजूद, यानी कि जिसमें हम एग्रीकल्चर के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त सच बताना कि इस ज़मीन को इस वक्त बेकार देखते हुए क्या कुछ आपके जहन में आ रहा है? तारिक साहब, ये बहुत अजीब महसूस हो रहा है, बहुत घुटन महसूस हो रही है इस चीज़ को लेकर कि काश हमारी जो आज तक हमने ये आवाज़ छेड़ी है, आज तक हमने जो बात छेड़ी है, जो किसानों तक हमने ये बात पहुंचाई है कि अपनी ज़मीन को बेकार मत रखिए। मैं कहता हूं कि खुशकिस्मत है वही काश्तकार जो बेकार नहीं रखता है अपनी ज़मीन को बेकार। इस चीज़ के ऐसे नारे, ऐसे अशार में काफ़ी देर तक सुनाता रहा, मगर क्या करें तारिक साहब, जब अपनी बात का किसी के ऊपर असर नहीं रखता है, जब कोई अपनी बात को कोई समझ नहीं पाता है, तो उस वक़्त अपनी बात कहने में इंसान को वो रिजल्ट सामने हासिल नहीं होती है। मगर फिर भी इतना करने के बावजूद भी हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, न हम पीछे हटेंगे। अपना तो काम है जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दुश्मन का या दोस्त का घर मिले। इस तरह से हम अपनी बात को बोलते रहेंगे, अपनी इस दर्द को महसूस करते रहेंगे, अपना ये दर्द दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे। कोई न कोई ऐसा दिन आएगा, एक दिन हमारे किसान भाई ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि हमें जो बार बार जिस चीज़ की तरफ ताकीद की जा रही थी वो गलत नहीं थे, हम ही गलत थे। तारिक साहब, एक ज़माना ऐसा था हमें किसान भाइयों को पैर पकड़ने पड़ते थे, आप मेहरबानी करके प्याज की पनीरी लगाइए, लहसुन की पनीरी लगाइए, शायद तैयार नहीं होते थे। आज जब उनको खुद महसूस हो रहा है, आज जब वो प्याज का 1 किलो बाजार से खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि प्याज की कीमत भी अब गोश्त की कीमत के करीब पहुंच रही है, पेट्रोल की कीमत से भी आगे जाने की अब अभी हमें अंदाज़ा महसूस हो रहा है। तो आज वो लोग खुद ब खुद प्याज की पनीरी क्यों ढूंढते हैं, खुद ब खुद हमारे पास क्यों आते हैं? यानी कहीं न कहीं इनको लगा कि हमें अपनी ज़मीन से ये सारी चीज़ें अगर हासिल हो रही है तो हम क्यों नहीं करेंगे। रही बात, हमारे किसान भाई इस चीज़ का गिला करते हैं कि अगर हम रबी सीज़न में कोई भी क्रॉप अपनी ज़मीन में बोने की कोशिश करेंगे या अपनी ज़मीन को ज़ेरी काश्त लाएंगे रबी सीज़न में, तो हमें यहाँ पर आवारा जानवरों की जो खदशात रहते हैं, और जो जिनको हम स्केट कैटल्स कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए जहाँ पर मैं सुबह तक खड़े हैं, अगर इस ज़मीन को ऑयल सीड के दायरे में लाया जाएगा या किसी भी फॉरवर्ड क्रॉप के दायरे में लाया जाएगा, आप देखिए इतने सारे मकान बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कल अगर इसमें कोई हरियाली होगी, कल इसमें सब्ज़ार होगा, कल इसमें वो सरसों के फूल लहला रहे होंगे, उस वक्त अगर इस ज़मीन के अंदर कोई भी गाय, बैल या भैंस देखने को, मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे लोग जो दाएं बाएं मकान बने, मुझे नहीं लगता है कि इनका ज़मीन इतना मर चुका है, ये उस वक्त उस मवेशी को इस खेत से बाहर नहीं निकले। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर वो खदशा भी रहता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फाटक सिस्टम लागू करने में बिल्कुल पेश है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो यहाँ पर वही फाटक सिस्टम दोबारा लागू हो जाएगा जो पहले हुआ करता था। इतना ही नहीं, और एक खदशा हमारे ज़मींदार भाइयों के पास है कि अगर हम
रबी के सीज़न में भी अपनी ज़मीन के अंदर कोई फसल बोते हैं, शायद हमारी ज़मीन की सेहत कमज़ोर हो जाती है, शायद हमारी ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं तारिक साहब, जैसे अंग्रेज़ी में एक कहावत है, आइडल मैन's ब्रेन इज़ डेविल्स वर्कशॉप। इसी तरह मैं कहूँगा कि जो हमारी ज़मीन बेकार रहती है, जो हमारी ज़मीन आइडल रहती है, ये एक वर्कशॉप बनती है उन इंसेक्ट्स के लिए, उन पेस्ट्स के लिए जो इंसेक्ट्स और पेस्ट्स हमारे आने वाले क्रॉप्स को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तारिक साहब, राई बीमारी यूँ ही नहीं आती है, इसके लिए पहले से ही वो एजेंट्स हमारे ज़मीन में मौजूद होते हैं। तारिक साहब, आप देख रहे हैं कि हम बार बार अपने फार्मर्स को इसके अलावा इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाते हैं कि अब वो ज़माना गया, अब हमें दोबारा वापस लौटना पड़ेगा शायद उसी जगह पे जहाँ जैसी खेती हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे। आई मीन टू से ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे घर से जो कूड़ा करकट निकलता है, हमारे घर से जो हमारे काउडंग निकलता है, इस काउडंग का सही इस्तेमाल करके हम अपने खेत में डालेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ये दिखाएं जो इस वक्त आप ये जो गोबर आप इस वक्त इस खेत में देख रहे हैं, ये गोबर डालने का सही तरीका नहीं है। वहाँ पर भी आप देखिए वो गोबर के ढेर वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो गोबर डालने का सही तरीका नहीं है। हमने फार्मर्स को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के दौरान कई बार समझाया, कई बार सिखाया कि जो भी आपके घर से काउड नहीं निकलता है, इसको एक पिट में डालिए या इसके लिए महकमा से रब्ता करके एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए अप्लाई कीजिए और वहाँ पर इसको डिकम्पोज करवा के, डिकम्पोज करने के बाद ये एक कंपोस्ट तैयार होता है, इसकी ये महीन बन जाता है। उसके बाद आप इसको उठाकर अपने खेत में डालिए, चाहे आप इसको पैडी लैंड में डालें, चाहे आप इसको किचन में डालें, तब जाकर आपको इससे वो फ़ायदा हासिल होगा जो फ़ायदा इससे हासिल होना चाहिए। इस तरह से अपने गोबर को जलाकर डालना या कच्चा डालना ये कोई उतना फ़ायदेमंद नहीं है। ज़रा सा लास्ट में आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। महकमा ज़राअत काफ़ी पहल कर रहा है, नज़र जो है कई जगहों पे देखा गया, महकमा ज़राअत जो है काफ़ी पहल कर रहा है। तो आज की डेट में बेरोज़गार नौजवानों के लिए या जो इस फार्मिंग सेक्टर में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए महकमा ज़राअत के पास क्या क्या नई टेक्निक्स आए हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि तारिक साहब, मैं आपको वसूख के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए खुशखबरी है कि हमें अपने कश्मीर में नाज़िम ज़राअत जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के रूप में हमें मिले हुए हैं और इसके साथ हमारे कश्मीर यूटी में हमारे अटल डुल्लू साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किसानों की बहबूदी और बेहतरी के लिए एक जामिया मनसूबा जो तैयार किया है, जिसको इस वक्त हम उर्फ़ी आम में HADP के नाम से जानते हैं, यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, प्लान के तहत इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को जोड़ा गया है। 29 प्रोजेक्ट्स है इसमें और 29 प्रोजेक्ट्स में से 16 प्रोजेक्ट्स के पर एग्रीकल्चर को बराह रास्त दस्तरस्त हासिल है, जिसमें फार्मर ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करके वो सारी इनपुट्स हासिल कर सकते हैं, वो सारी सहूलियात हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सब्सिडी के तहत जो इनको यहाँ से ले वहाँ तक पहुँचा सकती है, जो इनको एक आम किसान से एक एंटरप्रेन्योर बना सकती है और जो वही हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वही हमारी ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब का ख्वाब है, वही हमारे चीफ सेक्रेटरी का ख्वाब है और वही हमारे चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जो हमारे नाज़िम ज़राअत उनका ख्वाब है। ये ख्वाब तब शर्मंद ताबीर होगा जब हर एक किसान इस HADP में आकर अपना वो मुनाफा, अपना वो फ़ायदा ढूंढेगा जिस सेक्टर में उसको जाने की ख्वाहिश होगी, जिस सेक्टर में वो जिस काम को करने की ख्वाहिश रखता होगा, वहाँ पर वो जाकर, चाहे एपीकल्चर की बात हम करें, मशरूम की बात करें, टेक्नोलॉजी की हम बात, एग्रीकल्चर मशीनरी की हम बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, टिलर की बात करें, वीडर की बात करें, या कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात करें, या फार्म मशीनरी बैंक की बात करें, या सीड टेक्नोलॉजी की बात करें, या सीड मल्टीप्लिकेशन चैन की बात करें, या हम यहाँ पर मधुमक्खी पालने की बात करें, या हम यहाँ पर नए नए बीज बनाने की बात करें, या हम यहाँ पर नर्सरी डेवलपमेंट की बात करें, यानी ये सारे प्रोग्राम वहाँ पे है। जिस प्रोग्राम में भी जो फार्मर जाने की ख्वाहिश रखता है वो जाकर वो इसमें रजिस्ट्रेशन करके एक अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकता है। जावेद साहब, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया। जो ही हम धान की पनीर, जब धान का टाइम आता है तो हम जो बीज डालते हैं धान के लिए, कोई ऐसा होता है जो हर साल यानी कि कंटिन्यूसली एक ही बीज जो है उगाता है। क्या आपको लग रहा है कि जो बीज हम डालते हैं धान की पनीरी के लिए, जो हम बीज डालते हैं, कि उसको हम हर नए साल के बाद, हर एक साल के बाद चेंज करना चाहिए, या
हम वही सीड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तारिक साहब, ये बात चूँकि ये सवाल थोड़ा सा हमारे आज के मौजूद से थोड़ा हट गया, मगर यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर जो हमारी माहिरीन का कहना है, जो हम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का कहना है, हमारे कहने के मुताबिक और हमारी नॉलेज के मुताबिक और हमारे जो हमने प्रैक्टिकल फील्ड में उन प्रैक्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि हर एक फार्मर को चाहिए कि वो 3 साल के बाद अपनी सीड को, अपने बीज को बदले, जिसको हम रिप्लेसमेंट ऑफ सीड बोलते हैं। 3 साल के बाद हमें बीज बदलना चाहिए। इसके अच्छे नताइज देखने को मिले हैं, इसके अच्छे नताइज हमने अभी तक अखज़ किए हैं या मतलब नोट्स किए हैं। इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि जो हमारे पास दान का बीज होता है उसको हम 3 साल के बाद किसी भी हालत में रिप्लेस करने की कोशिश करें। शुक्रिया जावेद साहब। ये थे हमारे साथ महकमा ज़राअत के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जावेद तबस्सुम साहब। आज की प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और प्रोग्राम में। महकमा ज़राअत के रिलेटेड एक और प्रोग्राम आने वाला है, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।